हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल कॉलेज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं बीए फर्स्ट ईयर के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। पेपर आपका फर्स्ट प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक, और ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, जो अति लघुतरात्मक जो क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर वाले, वो क्वेश्चन है। तो इसमें मैंने शेखावाटी विश्वविद्यालय की 2019 के एग्जाम में आए हुए प्रश्नों को शामिल किया है, 2020 में आए हुए प्रश्नों को शामिल किया है और 2022 में आए हुए प्रश्नों को शामिल किया है। तो मेरा ये वीडियो जो है वो शेखावाटी विश्वविद्यालय की एग्जाम में बैठने वाले प्राइवेट विद्यार्थी और रेगुलर विद्यार्थी दोनों के लिए बहुत उपयोगी है। इसके अलावा राजस्थान की अन्य यूनिवर्सिटी की एग्जाम में बैठने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चन उतने ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद में अंतर बताइए। तो देखिए, व्यवहारवाद ने राजनीतिक अध्ययन में केवल तथ्यों के महत्व को स्वीकार किया है और मूल्यों की उपेक्षा की है, जबकि उत्तर व्यवहारवाद ने राजनीतिक अध्ययन में मूल्य एवं तथ्य दोनों के महत्व को स्वीकार किया है। दूसरा अंतर है, व्यवहारवाद सार से पहले तकनीक को महत्व देता है, जबकि उत्तर व्यवहारवाद तकनीक से पहले सार को महत्व देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। दूसरा, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की कोई 4 विशेषताएं बताइए। पहला है वैज्ञानिकता पर बल, दूसरा है परिष्कृत अध्ययन पद्धतियां, तीसरा है मूल्य मुक्त अध्ययन, चौथा है अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन। तीसरा क्वेश्चन है, शक्ति और सत्ता में क्या अंतर है। पहला अंतर है, शक्ति एक भौतिक तत्व है और यह बाध्यकारी होती है, किंतु सत्ता वैधानिक तत्व है जो जनसहमति पर आधारित होती है। दूसरा अंतर है, शक्ति एक साधन है अतः यह मूल्य निरपेक्ष होती है, किंतु सत्ता कर्ता होती है अतः यह मूल्य सापेक्ष होती है। चौथा जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, द्वंद्वात्मक पद्धति क्या है। देखिए, द्वंद्वात्मक पद्धति मानव समाज तथा चिंतन के विकास और गति के सामान्य नियमों को समझने का एक विज्ञान है, एक पद्धति है जिसके 3 अंग हैं, वाद, प्रतिवाद और संवाद। अलग से भी 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। द्वंद्वात्मक पद्धति के 3 अंग कौन कौन से हैं? वाद, प्रतिवाद और संवाद। 5 का जो क्वेश्चन है वो है, राजनीतिक व्यवस्था से क्या तात्पर्य है। देखिए, व्यवस्था का अर्थ है मानवीय संबंधों का स्वरूप। जब किसी भी मानवीय संबंधों की संरचना के अंतर्गत शक्ति, नियम और सत्ता के तत्व दृष्टिगोचर होने लगते हैं तो उसे राजनीतिक व्यवस्था कहा जाता है। छठा जो क्वेश्चन है वो देखिए, नारीवाद की विशेषताएं लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये एग्जाम की दृष्टि से, अच्छी तरह रट लो इनको। पुरुष प्रधानता को चुनौती, लैंगिक समानता पर बल, नारी शोषण का विरोध, नारी सशक्तिकरण पर बल। 7 का जो क्वेश्चन है वो है, लॉबिंग से आप क्या समझते हैं। देखिए, जब दबाव समूह के द्वारा व्यवस्थापिका में किसी विधेयक पर होने वाले मतदान को प्रभावित करने या किसी प्रशासनिक अधिकारी को प्रभावित कर अपने अनुकूल निर्णय कराने का कार्य किया जाता है तो उनकी यह क्रिया ही लॉबिंग कहलाती है। 8 का जो क्वेश्चन है वो है, लोकतंत्र के कोई 4 गुण बताइए। तो पहला है जन कल्याण पर आधारित शासन, दूसरा है लोकमत पर आधारित शासन, तीसरा है क्रांति से सुरक्षा, चौथा है सार्वजनिक शिक्षण। 9 का क्वेश्चन है दोस्तों, कार्ल मार्क्स के 4 मुख्य सिद्धांत बताइए। पहला है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, दूसरा है इतिहास की आर्थिक व्याख्या का सिद्धांत, तीसरा है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत और चौथा है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। और 10 का क्वेश्चन है दोस्तों, प्रजातंत्र के लिए राजनीतिक दल आवश्यक क्यों है। पहला है, राजनीतिक दलों को प्रजातंत्र का प्राण कहा जाता है क्योंकि इनके बिना आधुनिक प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र का संचालन संभव नहीं है। दूसरा रीजन है, लोकतंत्र लोकमत पर आधारित होता है और राजनीतिक दल लोकमत के निर्माण तथा उसकी अभिव्यक्ति के साधन हैं। अब देखिए दोस्तों, शेखावाटी विश्वविद्यालय का
2020 की एग्जाम में आए हुए 10 क्वेश्चन इसमें शामिल किए हैं। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आपसे निवेदन है, सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। मेरे वीडियो को लगभग 6000 विद्यार्थी आप देख रहे हो, लेकिन सब्सक्राइब 500 ने नहीं कर रखा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर करो इसको, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिल सके। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, राजनीतिक विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के 4 प्रमुख अग्रणी विद्वानों के नाम लिखिए। पहला है चार्ल्स इमेरियम, दूसरा है डेविड ईस्टन, तीसरा है केटलिन और चौथा है लोसवेल। इसका दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर व्यवहारवाद क्या है। देखिए, उत्तर व्यवहारवाद का अगला चरण और एक सुधार आंदोलन है जो राजनीतिक अध्ययन एवं शोध में तथ्य और मूल्यों का विवेकपूर्ण समन्वय कर इसके अध्ययन को औचित्यपूर्ण, प्रासंगिक तथा और अधिक वैज्ञानिक बनाना चाहता है। तीसरा क्वेश्चन है इसका, वैधता को परिभाषित कीजिए। वैधता कानूनों और शासकों के न्याय संगत होने का ऐसा प्रतीक है जो उनकी सत्ता में वृद्धि करता है। दोस्तों, वैधता को ही औचित्यपूर्णता भी कहा जाता है। तो एग्जाम में औचित्यपूर्णता शब्द भी आ सकता है, आपको चित्र पता होना चाहिए, दोनों का एक ही मतलब है। अगला क्वेश्चन है, कार्यपालिका की शक्ति में वृद्धि के कारण बताइए। पहला है व्यवस्थापिका की शक्तियों का पतन, दूसरा है लोक कल्याणकारी राज्य का उदय और विकास, तीसरा है संचार साधनों का विकास और चौथा है प्रदत्त व्यवस्थापन की प्रथा। दोस्तों, यही क्वेश्चन दूसरे प्रकार से पूछा जा सकता है एग्जाम में कि व्यवस्थापिका की शक्तियों में पतन के कारण बताइए। तो जो कारण कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि के हैं, वही कारण व्यवस्थापिका की शक्तियों में पतन के हैं। 5वां क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स के साम्यवादी समाज की विशेषताएं लिखिए। तो साम्यवादी समाज की 2 विशेषताएं हैं, यह वर्ग विहीन, राज्य विहीन और शोषण विहीन समाज होगा। दूसरा है, समाज वितरण के इस सिद्धांत पर आधारित होगा कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करे और आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करे। 6वां जो क्वेश्चन है वो है, किन्हीं 4 आदर्शवादियों के नाम लिखिए। तो कांट, टी.एच. ग्रीन, हिगल, बोसांके। 7 का जो क्वेश्चन है वो देखिए, लोकतंत्र के कोई 4 दोष लिखिए। पहला है अयोग्यता का शासन, धनवानों का शासन, उग्र दलबंदी, मतदाताओं की उदासीनता। 8 का क्वेश्चन है, संविधानवाद की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। देखिए, एक अवधारणा के रूप में संविधानवाद अनिवार्य रूप से सीमित सरकार तथा शासक और शासित के ऊपर नियंत्रण की संस्थागत व्यवस्था है। 9 का क्वेश्चन है, अराजकतावाद की किन्हीं 4 विशेषताओं को लिखिए। पहला है राज्य का पूर्ण विरोध, लोकतंत्र शासन का विरोध, निजी संपत्ति और पूंजीवाद का विरोध, ईश्वर व धर्म का विरोध। और इस पेपर का लास्ट 10 का जो क्वेश्चन है वो है, नारीवाद क्या है। देखिए, नारीवाद एक विचारधारा है जिसके आधार पर महिलाओं की मुक्ति के प्रयास किए जाते हैं, जिसके केंद्र में स्त्रियों की समस्याएं हैं। अब दोस्तों, ये आ गया शेखावाटी विश्वविद्यालय की एग्जाम 2022 में आए हुए अति लघुतरात्मक 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सभी यूनिवर्सिटी की एग्जाम में बैठने वाले विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये चीज़ केवल शेखावाटी के लिए नहीं, सभी एग्जाम की, सभी यूनिवर्सिटी की जो एग्जाम है उनके अंदर BA फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के किन्हीं 4 प्रतिपादकों के नाम लिखिए। तो गार्नर, गेटेल, लिकोक और गिलक्राइस्ट। दूसरा जो क्वेश्चन है इसका वो है, शक्ति और प्रभाव में अंतर बताइए। तो पहला अंतर है, शक्ति भौतिक तत्व है, प्रभाव नैतिक तत्व है। दूसरा है, शक्ति मूर्त तत्व है, प्रभाव अमूर्त तत्व है। तीसरा है, शक्ति अलोकतांत्रिक है, प्रभाव लोकतांत्रिक है। चौथा है, शक्ति का क्षेत्र सीमित होता है, प्रभाव का क्षेत्र असीमित होता है। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है, मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता के 3 प्रकार बताइए। तो मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 प्रकार बताइए। परंपरागत सत्ता, लिखने मिसप्रिंट हो गया, परंपरागत सत्ता, बौद्धिक एवं कानूनी सत्ता और चमत्कारी सत्ता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विधि का शासन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। देखिए, विधि का शासन का अर्थ है
कि शासन का संचालन एवं निर्माण विधि के अनुसार होना चाहिए, किन्हीं विशेष व्यक्तियों की इच्छा द्वारा नहीं। विधि सर्वोच्च है और विधि के सम्मुख सभी व्यक्ति समान हैं। 5 का क्वेश्चन देखिए, भारत में लोकतंत्र की सफलता में बाधक 4 प्रमुख अवरोधों के नाम लिखिए। जातिवाद, निर्धनता, सांप्रदायिकता, बेरोजगारी। 6ठा जो क्वेश्चन है वह न्यायिक पुनरावलोकन से आप क्या समझते हैं। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका के कार्यों एवं कानूनों की संवैधानिकता की जांच करने और यदि वे संविधान के प्रतिकूल हों तो उन्हें अवैध घोषित करने की शक्ति को ही न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है। दोस्तों, न्यायिक पुनरावलोकन के अन्य नाम भी है। इसी को न्यायिक पुनर्विलोकन कहा जाता है, इसी को न्यायिक पुनर्निरीक्षण कहा जाता है और इसी को न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। तो एग्जाम में 4 नाम बता दिए आपको, 4 में से कोई भी नाम आ जाता है तो आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, आदर्शवाद की 4 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। देखिए, सृष्टि की मूल प्रकृति आध्यात्मिक है। राज्य एक नैतिक संस्था है। राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। राज्य अधिकारों का जन्मदाता है। 8वां जो क्वेश्चन है वो है, उदारवाद के कोई 4 सिद्धांत लिखिए। पहला है मानव विवेक में आस्था, दूसरा व्यक्ति स्वतंत्रता का समर्थन, तीसरा है समाज व राज्य कृत्रिम संस्थाएं और चौथा है व्यक्ति साध्य और राज्य साधन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नौका जो क्वेश्चन है वो है, कार्ल मार्क्स की 2 प्रसिद्ध रचनाओं के नाम लिखिए। तो पहला है दास कैपिटल और दूसरा है साम्यवादी घोषणा पत्र। इनको इंग्लिश में पूंजी बोलते हैं, ठीक है, और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, नारीवाद की 4 समर्थकों के नाम बताइए। तो जे.एस. मिल, बेटी फ्रीडन, काटे मिल्लर और सुलामित फायरस्टोन, ये 4 जो है नारीवादी विचारक हैं। अगला क्वेश्चन है 31 का, 30 क्वेश्चन हो गए ना, 3 पेपरों के 10-10 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन हो गया। अब अगला 31 का क्वेश्चन है, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की कोई 4 विशेषताएं बताइए। तो पहला है कल्पना और आदर्श पर आधारित, दूसरा है अपरिष्कृत अध्ययन पद्धतियां, तीसरा है मूल्य प्रधान अध्ययन, चौथा है कानूनी औपचारिक संस्थागत अध्ययन। अगला 32 का क्वेश्चन है, व्यवहारवादी उपागम के 4 समर्थकों के नाम बताइए। तो डेविड ईस्टन, रॉबर्ट डहेल, चार्ल्स मेरियम, क्रिकपेट्रिक। अगला क्वेश्चन है, व्यवहारवाद क्या है। देखिए, व्यवहारवाद परंपरागत राजनीति विज्ञान के प्रति तीव्र असंतोष है। यह आधुनिक राजनीति विज्ञान का एक उपागम है जिसका उद्देश्य राजनीति विज्ञान को अधिक वैज्ञानिक बनाना है। 34 का जो क्वेश्चन है वो देखिए, मैक्स वेबर के अनुसार औचित्य पूर्णता के स्रोत बताइए। तो पहला है परंपरा, दूसरा है संविधान एवं बुद्धि संगत कानून, तीसरा है चमत्कार। दोस्तों, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि मैक्स वेबर के अनुसार औचित्य पूर्णता के प्रकार बताइए। मैक्स वेबर ने औचित्य पूर्णता यानी वैधता के कितने प्रकार बताए हैं। तो परंपरागत वैधता, संविधान है, बुद्धि संगत वैधता और चमत्कारिक वैधता, ऐसे 3 प्रकार हो जाएंगे। 35 का जो क्वेश्चन है वो है, राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान मानने वाले 2 विद्वानों के नाम लिखिए। तो केटलिन और लोसवेल। 36 का जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, आधुनिक राजनीति विज्ञान के उपागमों के नाम बताइए। उपागम का मतलब होता है अध्ययन की विधियां या अध्ययन की प्रणालियां, ठीक है, या पद्धतियां, सबका एक ही मतलब है। तो व्यवहारवादी उपागम, अंतः अनुशासनात्मक उपागम, मनोवैज्ञानिक उपागम, समाज वैज्ञानिक उपागम। 37 का जो क्वेश्चन है वो है, मूल्य निरपेक्ष अध्ययन का क्या अर्थ है। देखिए, शोध की वैज्ञानिकता एवं वस्तुनिष्ठता के लिए शोधकर्ता को अपने स्वयं के नैतिक आदर्शों एवं मूल्यों से तटस्थ रहकर अध्ययन करना ही मूल्य निरपेक्षता या मूल्य निरपेक्ष अध्ययन कहलाता है। 38 का जो क्वेश्चन है वो देखिए, अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण से आप क्या समझते हैं।
अब यहाँ पर अंतःनुशासनात्मक दृष्टिकोण के स्थान पर पद्धति भी आ सकता है, उपागम भी आ सकता है, विधि भी आ सकता है। ठीक है, तो यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो अन्य सामाजिक विज्ञान के साथ राजनीति विज्ञान के घनिष्ठ संबंध को स्वीकार करते हुए राजनीति विज्ञान का अध्ययन अन्य सामाजिक विज्ञानों के संदर्भ में किए जाने पर बल देता है। 39 का जो क्वेश्चन है वो है उत्तर व्यवहारवाद का नारा लिखिए। उत्तर व्यवहारवाद के दो नारे हैं, कर्म और प्रासंगिकता। और 40 का क्वेश्चन है दोस्तों, न्यायिक सक्रियता से क्या तात्पर्य। देखिए, जब न्यायपालिका द्वारा जनहित से जुड़े हुए किसी मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लेकर सरकार और अधिकारियों को उनके द्वारा किए जा रहे मनमाने कार्यों के विरुद्ध दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं तो न्यायपालिका की ऐसी कार्यवाही को न्यायिक सक्रियता कहा जाता है। 41 का क्वेश्चन है, जनहित याचिका। जनहित याचिका से क्या तात्पर्य। देखिए, किसी जनहित से जुड़े मुद्दे पर संबंधित पक्ष के अलावा अन्य कोई व्यक्ति या संगठन भी न्यायालय में साधारण पोस्ट कार्ड के माध्यम से भी याचिका दायर कर सकता है, जिस पर न्यायालय द्वारा तुरंत कार्यवाही कर न्याय प्रदान करने का कार्य किया जाता है। इसे ही जनहित याचिका कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 42 का, बहुल कार्यपालिका किसे कहते हैं। देखिए, जब कार्यपालिका शक्तियां 3 या 3 से अधिक व्यक्तियों के एक समूह में निहित होती है तो इसे बहुल कार्यपालिका कहा जाता है। बहुल कार्यपालिका स्विट्जरलैंड के अंदर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है 43 का, डेविड स्टर्न के पुनर्निवेश चक्र का क्या अर्थ है। देखिए, राजनीतिक व्यवस्था के निकास कार्यों के प्रति पर्यावरण में जो प्रतिक्रिया होती है उससे राजनीतिक व्यवस्था में पुनर्निवेश की स्थिति का जन्म होता है। इसे ही राजनीतिक व्यवस्था का पुनर्निवेश चक्र कहा जाता है। मतलब निकास कार्य, मतलब सरकार राजनीतिक व्यवस्था जो कार्य करती है, जनता की जो मांगे होती हैं, मांगों का जो समर्थन होता है और सरकार के द्वारा निकास के रूप में वो मांगे पूरी की जाती हैं। तो फिर एक मांग पूरी होते ही दूसरी मांग, उससे जुड़ी हुई दूसरी मांग उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार से मांग उत्पन्न होना, उनका समर्थन होना और उनकी पूर्ति करना, निकास के रूप में उनकी पूर्ति करना, ये प्रोसेस जो है वो चलता ही रहता है। जनता मांग करती है, सरकार उनकी मांगों को सुनती है और फिर उनको पूरा करने का प्रयास करती है, कभी पूरी कर देती है, कभी आधी अधूरी पूरी करती है और इस प्रकार से ये चक्कर चलता रहता है। 44 का जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, एडवर्ड सिल्ज ने राजनीतिक आधुनिकीकरण के कौन से 5 मॉडल बताए हैं। तो पहला है राजनीतिक लोकतंत्र, दूसरा है अभिभावकी लोकतंत्र, तीसरा आधुनिकीकरणशील वर्गतंत्र, चौथा है सर्वाधिकारी वर्गतंत्र और पांचवा है परंपरागत वर्गतंत्र। 45 का क्वेश्चन है, भारत में अब तक केंद्रीय स्तर पर कितनी बार सत्ता परिवर्तित हो चुकी है। तो देखिए, भारत में केंद्रीय स्तर पर अब तक 7 बार, 1997, 1980, 1989, 1991, 1996, 1998 और 2014 में सत्ता परिवर्तित हो चुकी है। 46 का क्वेश्चन है दोस्तों, गेरीमेंडरिंग को स्पष्ट कीजिए। देखिए, सत्तारूढ़ राजनीतिक दल द्वारा अपने राजनीतिक लाभ के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं में इस प्रकार परिवर्तन करना कि जिससे विपक्षी दलों को हानि हो, इस व्यवस्था को ही गेरीमेंडरिंग कहा जाता है। 47 का क्वेश्चन है, अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने की 2 पद्धतियां बताइए। तो पहला है द्वितीय मतपत्र योजना, दूसरा है सीमित मतदान योजना। 48 का क्वेश्चन है, निर्वाचन क्षेत्र कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। निर्वाचन क्षेत्र 2 प्रकार के होते हैं, एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र और बहु सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। ठीक है। 48 का क्वेश्चन है, व्यवसायिक प्रतिनिधित्व। व्यवसायिक प्रतिनिधित्व का क्या अर्थ है। देखिए, जब व्यवस्थापिका में क्षेत्र के स्थान पर व्यवसाय के आधार पर प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है तो इसे व्यवसायिक प्रतिनिधित्व कहा जाता है। और लास्ट का दोस्तों 50 का क्वेश्चन है, प्रतिनिधित्व के टेलीफोनिक सिद्धांत का आशय क्या है। देखिए, जब व्यवस्थापिका में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि अपने निर्वाचन क्षेत्र की जनता के विचारों और इच्छाओं का ज्यों का त्यों प्रतिनिधित्व करते हैं तो इस सिद्धांत को निर्देशित प्रतिनिधित्व या प्रतिनिधित्व का टेलीफोनिक सिद्धांत कहा जाता है। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।
और आपसे निवेदन है कि वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। पहली बात, आप सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, इतनी कंजूसी क्यों कर रहे हैं आप लोग? जब आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो फिर कंजूसी नहीं करनी चाहिए ना, कोऑपरेट, थोड़ा सहयोग करो, कोऑपरेट करो, है ना। तो एक तो सब्सक्राइब करो, और एक वीडियो का लिंक है ना वो अपने दोस्तों के पास शेयर करो। जितनी भी छात्राएं देख रहे हैं, छात्र देख रहे हैं, उन सब से निवेदन है कि वीडियो का लिंक अपने सहयोग, अपने साथियों के पास शेयर करें, फ्रेंड्स के पास शेयर करें, और हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिल सके और इस प्रकार की वीडियो मैं आपके लिए और लेकर आ सकूँ। ठीक है, तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।